अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 17 है, मैथ 307 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जो हमारा 16 लेक्चर था उसके अंदर एक इंटीग्रल था जो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड था और एक जो था जो नहीं था, और हमने कहा था कि अब इसका हमने देखना है कि क्यों हो रहा है। तो उसको देखने के लिए ना एक थ्योरम की बैकग्राउंड चाहिए, एक ग्रीन्स थ्योरम है। ग्रीन्स थ्योरम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हिस्सा नहीं है, ये कहीं और पढ़ाया जाता है, मे बी जो आपके पास एडवांस कैलकुलस हो उसके अंदर या जहाँ भी। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं फिर एक बार खास तौर पर टीचरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये जो तरीका होता है ना कि ये चीज़ वहाँ की हुई है और छोड़ देते हैं, वो मत किया करें। जो करवाना हो करवा दिया करें, सारा कोर्स कराने की मैं बात नहीं कर रहा। अगर ये कैलकुलस में होता है ठीक है, यहाँ दोबारा करवा दें, क्योंकि ये देखा जाए बज़ाहिर तो बड़ी स्केरी किस्म की इसकी स्टेटमेंट है, तो इसको सामने रखना फिर पकड़ के इसको अप्लाई कर देना वो ठीक नहीं होता। और अगर हमने मतलब है कि ये इंप्रेशन बनाना है कि मैथमेटिक्स ड्राई सब्जेक्ट नहीं है तो मिलकर काम करना पड़ेगा। अब ये मैंने कह दिया, अब मैं ज़रा इसका प्रूफ कराने लगा हूँ, और इस जो लेक्चर है ना इसमें सिर्फ प्रूफ ही होना है इसका। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो कहता है सी आपके पास सिंपल क्लोज कंटूर है। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब है कि सिंपल भी है, क्लोज भी है और कंटूर भी है, मतलब कि जहां से स्टार्ट होके वहीं पहुंच गए और एक ही उसका इंटीरियर होगा। तो ये हो गई आपके पास सिंपल क्लोज कंटूर, ठीक है। फिर वो कहता है पॉजिटिव ओरिएंटेशन, इसका मतलब है काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज कौन सी बनती है? वो भी यही वाली बनती है। ये काउंटर क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये काउंटर क्लॉकवाइज है। अब वो कहता है आर जो है वो डोमेन है दैट फॉर्म्स द इंटीरियर ऑफ सी। अब ये जब डायग्राम बनेगी तो ज्यादा क्लियर होगा। समझ लें कि ये आपके पास सी है और उसका अंदर का हिस्सा जितना है वो आर है, ठीक हो गया। पी क्यू कहता है कि कंटिन्यूस है और इसके अलावा कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स है। उसकी लॉजिक ये है कि अगर पी कंटिन्यूस होंगे तो इंटीग्रेट हो सकते हैं, उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस होंगे तो इंटीग्रेट हो सकते हैं। और पी एक्स ये आपके पास देख लें नोटेशन है पार्शियल पी पे पार्शियल एक्स, पी वाई नोटेशन है पार्शियल पी पे पार्शियल वाई, क्यू एक्स नोटेशन है पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स, क्यू वाई नोटेशन है पार्शियल क्यू बाय पार्शियल वाई। अब वो कहता है पी क्यू जो है कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं एट ऑल द पॉइंट्स ऑन सी और आर, ठीक है। आर का जिक्र क्यों किया है? क्योंकि ये इंटीग्रल आर पे हो रहा है, ये सी पे हो रहा है, ठीक हो गया आपके पास। तो वो कह रहा है कि ये कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ये इन सब के एट ऑल पॉइंट्स ऑन सी एंड आर, और पी क्यू की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे देख लें, हमने प्रूव ये करना है कि अगर हम पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई को इंटीग्रेट करते हैं क्लोज कंटूर पे तो वो ये डबल इंटीग्रल के बराबर होगा। और इसमें इंटीग्रेशन जो इसकी की जा रही हो पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई, और ये डी एक्स डी वाई। और आर क्या है? वो आपके पास जो है सी का इंटीरियर पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वो डोमेन है जो इंटीरियर ऑफ सी है। तो ये हमने प्रूव करना है, तो नेक्स्ट स्लाइड से इसका प्रूफ शुरू होगा। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास एक्स एक्सिस है। अब मैं इसको एक्स एक्सिस कह सकता हूँ क्योंकि अब हम कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे। ये आपका वो जो है ये कैलकुलस ऑफ रियल वेरिएबल्स जो है ना वहां से थ्योरम आ रहा है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और इसके अलावा यहाँ पे देख लें ये आपके पास क्लोज कंटूर है। ये देख लें जहां मेरा कर्सर जा रहा है ये क्लोज कंटूर है। रेड वाला सारा का सारा आर है। अब ये बाकी जो आपके पास लेवल्स किए हुए हैं जरा देख लें। ये जो आपके पास है कैपिटल ई, इस पॉइंट के लिहाज से जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो स्मॉल ई है। ये जो पॉइंट है आपके पास कैपिटल एफ, इसके लिहाज से जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो स्मॉल एफ है। ये जो पॉइंट है आपके पास कैपिटल जी, इसके लिहाज से जो वाई कोऑर्डिनेट है वो स्मॉल जी है। ये पॉइंट जो है आपके पास कैपिटल एच, इसके लिहाज से जो वाई कोऑर्डिनेट है वो स्मॉल एच है। अब वो कहता है इक्वेशन जो है ना कर्व्स की ई जी एफ, ये जो इक्वेशन है ये ई जी एफ ले लें और ई एच एफ ले लें। ये ई जी एफ है और यहाँ पे आपके पास आ रहा है ई एच एफ, ठीक है। वो कहता है इक्वेशंस ऑफ द कर्व्स ई जी एफ और ई एच एफ। वो कहता है कि जैसे हम कहते हैं ना वाई फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये जो ई जी एफ है यानी कि नीचे वाली, उसको उसने y1 कहा हुआ है, उसको उसने y1 कहा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है ये देखें। और ये दूसरा वो जो है EHF जो आपके पास कह रहा है वो ये EHF, उसको उसने y2 कहा हुआ है, यहाँ पे भी देख लें इधर भी लिखा हुआ है। अब आपके पास दिमाग में आ रहा होगा ये जी के EHF क्यों कर दिया है? लूप तो इस तरह से वो एडजस्ट करेंगे वो। मैं इस तरह की बात इसलिए करता होता हूँ कि इससे पहले कि कोई क्वेश्चन रेज हो और कंफ्यूजन हो जाए, ध्यान कहीं और जाए, तो मैं पहले बता दूं ये हम अभी एडजस्ट करेंगे इसको। अब वो कहता है जी कि ये कर्व्स हैं, ये इनकी इक्वेशंस हैं। आर कहता है कि बाउंडेड रीजन बाय सी है, वो हमने बात कर ली है। अब हम इस डबल इंटीग्रल को देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है इस डबल इंटीग्रल को। अब देखें डबल इंटीग्रेशन की अपनी थ्योरी है, मैं सिर्फ उतनी बोलने लगा हूं जितनी यहाँ पे यूज हो रही है। आप कहेंगे जी ये देखें खुद ही कहा था जी कराया करो, तो यहाँ डबल इंटीग्रेशन क्यों नहीं करा रहे? मैं उतनी बताने लगा हूँ जितनी यहाँ पे होने लगी है। इसका तरीका ये होता है कि जो अंदर वाला वेरिएबल होता है ना उसकी जो लिमिट होती है बाहर वाले वेरिएबल की फॉर्म में होती है। पहले इसको समझें, अंदर वाले वेरिएबल की लिमिट जो होती है बाहर वाले वेरिएबल की फॉर्म में होती है। निकालते कैसे हैं? अंदर वाले वेरिएबल y है ना, तो जो y की इंक्रीजिंग डायरेक्शन है, गौर से सुने, y की जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करते हैं।
वी ड्रॉ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वाई, और जो आपके पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वहां पे देखते हैं कहां से एंटर हो रही है कहां से निकल रही है। जहां से एंटर हो रही है वो लोअर लिमिट होती है, जहां से बाहर निकल रही है वो अपर लिमिट होती है। एंटर हो रही है y1 से इसलिए लोअर लिमिट है, बाहर निकली है y2 से ये अपर लिमिट है। अगर y1 y2 का मसला है तो अभी देख लें ऊपर हमने क्या बात की थी, y1 किसकी इक्वेशन थी, EGF, ये कर्व EGF इसकी इक्वेशन y1 थी। दूसरी किसकी थी, EHF ये वाली, ये जो आपके पास है, और इसकी इक्वेशन जो थी y2 थी। तो y1 से एंटर हो रही है y2 से, ये तो हो गया। ये कैसे पता लगा किसके लिहाज से इंटीग्रेट करना है, मैं फिलहाल इस इंटीग्रल के बारे में बताने लगा हूं। अब यहाँ पे देखें, मैं अब यहाँ पे y के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहा हूँ और डेरिवेटिव भी y के लिहाज से। ये बड़ा आसान हो गया क्योंकि जब पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास x कांस्टेंट होता है, y वेरिएबल होता है। अब डेरिवेटिव भी y के लिहाज से, इंटीग्रल भी y के लिहाज से, इंटीग्रल डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर p आ जाएगा। इसलिए इसको पहले y के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं। और अब लिमिट का मैंने बता दिया है कि जी y की लिमिट तो आपके पास जो है x की फॉर्म में आ रही है, इन टर्म ऑफ x होती है। देखें y1 फंक्शन ऑफ x है, y2 फंक्शन ऑफ x है। जो बाहर वाला होता है उसकी लिमिट कांस्टेंट होती है, उसकी लिमिट कांस्टेंट होती है। अब देख लें मिनिमम जो वैल्यू आपके पास x की आ रही है, e आ रही है, स्मॉल e ये आ रही है, और जो मैक्सिमम है f आ रही है। अब कहेंगे ये क्या रटा है, अब मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि इसको तो मैंने नहीं कराना डबल इंटीग्रल्स को, रट्टा नहीं है लेकिन लॉजिक बनती है। ये तो देख लें, अब ये एक कर्व है, नजर आ रहा है नीचे वाली कर्व ये ऊपर वाली वो है। सीधी सी बात है कि जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वाई, तो जहां से एंटर हो रही है लोअर लिमिट है, जहां से बाहर निकल रही है अपर लिमिट है। तो नीचे वाली की जो है वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, y1 था, दूसरे का वाई इज द फंक्शन ऑफ y2, वो तो नजर आ रहा है, लेकिन कहां तक, इधर भी हो सकता है। ये देखिए, ये तो मैंने यहाँ खत्म कर दी हो, कर्व यहाँ पे जा रही हो, ये इधर से आ रही हो, ये वाली जो है ये ऐसे आ रही हो, ये यूं जा रही हो, वो तो फिर चलता ही रहेगा। तो भाई बाउंड भी तो लगाना है ना कि यहाँ से लेफ्ट पे ना जाए तो यहाँ से राइट पे ना जाए। तो बाउंड कैसे लगेगा, यहाँ पे x की वैल्यू देखें क्या है, यहाँ पे देखें इस तरह इंस्ट्रक्शन में x की वैल्यू कर रहे हैं ना, यहाँ पे मिनिमम x की वैल्यू देखें, यहाँ पे मैक्सिमम x की वैल्यू देखें। मिनिमम मैक्सिमम से मुराद के इस रीजन के लिहाज से मिनिमम और मैक्सिमम, वरना तो इधर भी x होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो यहाँ से मिनिमम देखें, यहाँ से मैक्सिमम, कि यहाँ से लेफ्ट पे ना चला जाए और यहाँ से राइट पे ना चला जाए। अब बिल्कुल इसको सिंपल रखें, यहाँ से नीचे ना चला जाए और यहाँ से ऊपर ना चला जाए। तो यहाँ पे देख लें क्या बनती है, यहाँ क्या बनती है, यहाँ y1 फंक्शन ऑफ x है, यहाँ y2 फंक्शन ऑफ x है, ये ले, ठीक है। अब यहाँ से लेफ्ट पे ना चला जाए और यहाँ से राइट पे ना चला जाए, यहाँ पे x की वैल्यू देख लें, ये वाली और ये वाली। अब कहेंगे कि क्या ये भी समझ नहीं आ रहा जी कि ये तो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट ले लिया। पहली बात है कि जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं ना तो आंसर आपके पास कांस्टेंट आता है। जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं आंसर आपके पास कांस्टेंट आता है। ये अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट, वो तो एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, एक्स की लिमिट कांस्टेंट लगाएंगे तभी तो आएगा। और ये एरिया टाइप चीज तो है, एरिया टाइप मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये 1 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देख लें आंसर आपके पास इसका कांस्टेंट आएगा। तो मैं इस कोर्स में तो मैं इसी हद तक इसको बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने साफ साफ आपको ये क्लियर कर दिया एक चीज। अब देख लें, वही मैंने कहा था कि जिस चीज के लिहाज से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रल डेरिवेटिव खत्म हो जाएंगे, ये आ जाएगा। लिमिट लगानी है, और लिमिट देखें बहुत ध्यान से लगाइएगा। ध्यान से मेरी मुराद है कि y की वैल्यू है, अपर लिमिट y2 है, लोअर लिमिट y1 है। अब लगा दें यहाँ पे लिमिट, अगली स्लाइड पे जाते हैं। ये लें जी, y2 आपके पास अपर लिमिट है, माइनस y1 लोअर लिमिट है। और यहाँ पे देख लें, अब जब ये चीज आ गई है, अब जारी बात है p तो मुझे दिया ना, उसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज जरा ध्यान से देखें, ये आप लिखें इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन। अब जरा इस पे तवज्जो दें, y2 कौन सा वाला था, y2 ऊपर वाला था, e2f क्या बनता है, ये बनता है, वही था ना, उल्टा बन रहा है ना, हालांकि लूप इस तरह जा रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, e2f तो उल्टा बनता है। तो अब इसको एडजस्ट करने के लिए माइनस साइन बार लगाएं और f2e कर दें। ये मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि नेगेटिव बार लगा के लिमिट इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब f2e जब बनेगा, और वो भी y2 पे, अब माइनस को भूल जाए जरा, y2 पे देखें और f2e देखें, तो यहाँ पे देख लें ये f बनता है x इक्वल टू f, और ये e, तो इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है। रह गया दूसरा वाला, वही माइनस साइन के साथ, वो y1 है, ये जी y1 है, और ये e2f है। जब e2f है तो ये बनता है ये ग्रीन वाला, ठीक है। और डायरेक्शन भी ये ले, डायरेक्शन सही हो गई। e2f क्या है y1 पे, यहाँ पे देख लें e2f, और उसके बाद f2e, f2e से मुराद ये वाला, ये f x इक्वल टू f x इक्वल टू e, ये आपके पास चला गया y2 पे f2e। तो बजाय कि इतना तकल्लुफ करने के जी थो पहुंचो तो थो पहुंचो और 2 लिखे हुए, इसको सिंपली आप c लिखें और यहाँ पे p लिखें, ये p ही है ना। अब ये पूरा लूप कवर हो गया, पूरा लूप कवर हो गया। और इसको मजीद ऐसे बेहतर बना सकते हैं, इससे पता लगता है कि ये क्लोज कंटूर है, ये वाली, ठीक हो गया। तो मतलब ये है कि जो आपके पास ये डबल इंटीग्रल था, इसका आंसर इसके बराबर आ रहा है। ये आधा थ्योरम अभी प्रूफ हुआ है, आधा थ्योरम। अभी जो दूसरे वाला हिस्सा है ना डबल इंटीग्रल का, उसका भी निकालना है कि वो क्या आता है। क्लियर जी, ये वाला हो गया।
ये वाला हो गया, तो वो कहता है सिमिलरली, अब देख लें वही दोबारा से बनी हुई है फिगर, लेकिन वो कहता है सिमिलरली द इक्वेशन द कर्व, अब कर्व डिफरेंट है। यहाँ पे कहता है जी ई एच, पहले ढूंढे कौन सी है, ये फिर उल्टा हो रहा है जी ई एच। इसका वो कह रहा है जी कि एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई कैपिटल एक्स वन। ये जो आपकी ब्लैक वाली है ना, इसकी जो इक्वेशन है कैपिटल एक्स वन, एक्स एज अ फंक्शन वाई भी लिखा जा सकता है। दूसरा वो कहता है जी एफ एच, ये है जी, ये है जी एफ, ये है जी एच, ठीक हो गया जी। और इसकी इक्वेशन क्या आपके पास आ रही है, उसकी वो x2 कह रहा है एज अ फंक्शन ऑफ y, यहाँ पे भी शो किया हुआ है। मतलब कि जो राइट हैंड वाला है उसकी जो है इक्वेशन x2 है, लेफ्ट हैंड वाले की x1 है, लेकिन दोनों फंक्शन ऑफ y है। अब इस इंटीग्रल को निकालना है आपने, ठीक है जी। इस डायग्राम को मजीद समझ लिए तो पता है कोई एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। तो जो पहले शो किया हुआ था ना, ये जो कैपिटल जी है इसके लिहाज से वाई कोऑर्डिनेट स्मॉल जी है, कैपिटल एच इसके लिहाज से वाई कोऑर्डिनेट स्मॉल एच है, कैपिटल ई इसके लिहाज से एक्स कोऑर्डिनेट स्मॉल ई है, कैपिटल एफ इसके लिहाज से एक्स कोऑर्डिनेट स्मॉल एफ है। तो ये डायग्राम मैंने कंप्लीट करके आपको बता दी। अब यहाँ पे देख लें ये डबल इंटीग्रल है। अब फिर वही बात है, देखें इसमें भी ना लॉजिक बनती है, पहले एक्स के लिहाज से करें, पहले करते पिछली बार तो वाई के लिहाज से करें, वो डेरिवेटिव वाई के लिहाज से था, हम चाह रहे थे इंटीग्रल डेरिवेटिव खत्म हो जाए, इसलिए वाई के लिहाज से इंटीग्रेट किया था। अब हम फिर यही चाहते हैं, दोबारा हमारी ख्वाहिश यही है, इंशाल्लाह ताला पूरी होगी, कि मतलब है कि इंटीग्रल और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाए। वो तभी हो सकता है कि जिस वेरिएबल के लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं उसी के लिहाज से इंटीग्रेट भी करें। तो अब यहाँ पे देख लें खत्म कैसे हो जाएगा, खत्म इसलिए हो जाएगा, मैंने कहा था अब ये x के लिहाज से कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव का ये होता है कि x, अगर आप x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आपके पास जो है x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है। अब जरा लिमिट्स देख लें, अब यहाँ पे देख लें x की लिमिट इन टर्म ऑफ y आएगी, और ये बनती है डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग x, हमेशा इंक्रीजिंग की डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि पता लगे कहाँ से एंटर हो रहा है, कहाँ से बाहर जा रहा है, जहां से एंटर हो रहा है वो लोअर हो, जहां से निकल रहा है वो अपर हो। यहाँ पे देख लें x की वैल्यू क्या है इन टर्म ऑफ y, कैपिटल X1, ये लोअर लिमिट आ गई। अब जहां से बाहर निकल रहा है वहां पे क्या वैल्यू थी, कैपिटल X2, ये अपर लिमिट आ गई। और अब आपने यहाँ पे देखना है, ये तो आ गई, वही वाली बात आ गई, ये तो चलता जा रहा है, लेकिन अब y के लिहाज से इसको बाउंड करेंगे कि मिनिमम वैल्यू y की क्या बनती है, मैक्सिमम क्या बनती है। मिनिमम आपके पास देख लें स्मॉल g बनती है विच इज दिस वन, मैक्सिमम आपके पास स्मॉल h बनती है विच इज दिस वन। अब ये इंटीग्रल डेरिवेटिव हो गया कैंसिल। अब आपने इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, ध्यान से कीजिएगा, x की लिमिट है तो अपर लिमिट x2 माइनस लोअर लिमिट x1, और उसके बाद यहाँ पे देख लें अब तो ये y की लिमिट रह गई, तो ये g/h, ये पूरा लिखना चाहिए कि y is equal to g, y is equal to h, g/h। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखें, ये तो पिछली स्लाइड वाला ही था। अब जरा ध्यान से इसको दोबारा देखें, इसको फिर करें कि इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन। जो फर्स्ट फंक्शन है ना, ये अब x2 वाला है, x2 वाला देख लें, राइट वाला था लेफ्ट वाला था, ये राइट वाला था, ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये x2 था आपके पास, और जब ये आपके पास था तो ये स्मॉल g से स्मॉल h, ये कौन सी डायरेक्शन बनती है, स्मॉल g से स्मॉल h कौन सी डायरेक्शन बनती है, तो स्मॉल g से स्मॉल h ये वाली बनती है। अब आप कहेंगे जी ये वाली क्यों नहीं ली, भाई ये तो x1 पे था ना, हम तो x2 की बात कर रहे हैं, हम तो x2 की बात कर रहे हैं। तो देखें ना, लॉजिक बेस्ड है, इसको नहीं देखना, आपने देखना है कि x2 के लिहाज से मामला हुआ है, तो g/h आप q को इंटीग्रेट कर, तो x2 पे था, तो यहाँ पे देख लें इस कर्व के ऊपर तो यही बनती है जब g/h, मतलब है कि वही काउंटर क्लॉकवाइज, इसका मसला नहीं है। ये है जी माइनस, और इसको इंटीग्रेट किया हुआ है, ये भी g/h है, लेकिन ये x1 है। x1 पे जब g/h करें क्या होगा, x1 पे ये x1 है, ये बनती है g/h, ये काम खराब हो गया, कोई काम खराब नहीं हुआ, ये माइनस को प्लस कर दें, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें, ये g/h था, इसको s2g कर दें। अब तो बहुत क्लियर है, अब तो बहुत क्लियर है। x2 पे देखें आपके पास स्मॉल g से स्मॉल h, ये है जी x2, ये स्मॉल g है, ये स्मॉल h है, ये बनती है डायरेक्शन। उसके बाद यहाँ पे देख लें x1 जो आपके पास आ रहा है, x1 जो आपके पास आ रहा है उस पे लिमिट है h2g, ये बनती है h2g, ये बनती है स्मॉल x, ये बनता है, यानी कि लूप पूरा हो गया, लूप कंप्लीट हो गया काउंटर क्लॉकवाइज जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो वही मैं कह रहा हूँ, कलफ करने की बजाय कि जी पहले यहाँ से यहाँ पहुंचो, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचो, इकट्ठा ही पहुंचो यहाँ से वापस इधर, तो इसको क्यों लिख लें, इसको कर दें आप लूप बना दें यहाँ पे, या इसको बता दें कि ये आपके पास जो है इंटीग्रल है किस पे, क्लोज कर पे, क्लोज कंटूर पे। तो अब देखें दो चीजें प्रूव हो गई, ये वाली चीज जो है जो कि पिछली स्लाइड से शुरू हुई थी, ये वाला जो डबल इंटीग्रल है इसके बराबर प्रूव हुआ है। अब 1 और 2 का हुआ है, 1 वही था जो पहले लिखा हुआ था, सामने नहीं है, लेकिन नजर आ रहा है क्या था, यहां से नजर आ रहा है कि वो क्या था। और यहाँ पे देख लें वो इस तरह से था कि आपके पास जो था ये वाला जो इंटीग्रल था, डबल इंटीग्रल पार्शियल p बाय पार्शियल y dx dy, वो आया था माइनस इंटीग्रल ऑफ p dx, तो वो माइनस उधर गया हुआ है। इंटीग्रल्स को आप ऐड कर लीजिए, ये वाला तो साफ नजर आ रहा है,
कैसे नजर आ रहा है, ये पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स और यहाँ पर आ रहा है, राइट साइड पे क्यू डी बाय ये वाली टर्म आ रही है। जो दूसरा इंटीग्रल था, यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास पी डी एक्स था और लेफ्ट साइड पे माइनस पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई था। इंटीग्रल के बाहर नेगेटिव था, अंदर लिखने को फर्क नहीं पड़ता, दोनों इंटीग्रल्स को ऐड कर लें, क्योंकि लेफ्ट साइड पे दोनों की लिमिट आर पे थी, राइट साइड पे दोनों की सी पे थी, बिल्कुल ऐड हो सकते हैं, ऐड होके बन गया और ये कंप्लीट हो गया प्रूफ ग्रीन्स थ्योरम का। आइए अब एक क्वेश्चन भी कर लें। ये देखिए उसने खुद ही कह दिया इवैल्यूएट यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। देखिए क्वेश्चन करने से पहले मैं ये बता दूं, अगर आप ये ग्रीन्स थ्योरम के बगैर करेंगे ना तो मुश्किल होगा। मैंने अगली जो आपकी असाइनमेंट है ना, ग्रेडेड असाइनमेंट की बात नहीं कर रहा, ग्रेडेड असाइनमेंट की नहीं, इसी लेक्चर में जो दी हुई है प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके अंदर मैंने इसी क्वेश्चन को कहा बगैर आप ग्रीन्स थ्योरम के करें, देख लीजिएगा टफ हो जाएगा। लेकिन जब ग्रीन्स थ्योरम से करना है ना तो आपने इसको नहीं वैल्यूट करना, आपने इसको वैल्यूट करना है, डबल इंटीग्रल को। जो लगता है बड़ा टफ होगा देख लीजिएगा, इजी हो जाएगा। अब वो कहता है यूज ग्रीन्स थ्योरम, ये आप करें। अब सी क्या है, जारी पता क्लोज कर भी होनी चाहिए, कंटूर ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। अब ये पैराबोलाज है, अब मैं वही कह रहा हूं कि पैराबोला की डिटेल में नहीं देनी, लेकिन इतना बता दूं इस क्वेश्चन के हद तक, जब आप कहते हैं ना y इज इक्वल टू एक्स करिए, वो वाला पैराबोला होता है जिसका एक्सिस जो आपके पास होता है y एक्सिस होता है, मतलब कि जो वेरिएबल जिसकी पावर 1 होती है वो उसका एक्सिस होता है, ये वाला है। वैसे तो यूं जाता है, ये जाता है ऐसे, ठीक है। और ये वाला जो होता है इसका जो एक्सिस होता है एक्स एक्सिस होता है, वो ऐसे जा रहा होता है, यूं और यूं, ठीक है जी। अब ये वाला आपके पास आ गया रीजन बाउंडेड बाय, तो जारी बात है एक खैर से यूं जा रहा था और एक खैर से ऐसे जा रहा था, ये बनता है जी रीजन बाउंडेड बाय बोथ। वरना तो देखें एक निकल जाएगा इधर को और ये वाला जो है, ये वाला इसका ये जो है ये इधर को निकलेगी, ये ब्रांच कह लें या इसकी जो कर्व है यहाँ पे निकलेगी। अब ये जब आपके पास आ गया तो अब ये था, ये अब वो काम पहले करें जो इजी है। इजी से यहाँ पे देख लें, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई था, ये पी है जी, जो कि है 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अपने p का डेरिवेटिव y के लिहाज से निकालना है। जब y के लिहाज से निकालना है तो x कांस्टेंट है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव आप निकाल लें y के लिहाज से। ये लिखा हुआ है 2x, कैसे आ गया, 2 कांस्टेंट x कांस्टेंट y का तो 1, ये वाली चीज आ गई, और x स्क्वायर का 0, ये आपके पास आ गया पार्शियल डेरिवेटिव। दूसरा, अब आपने निकालना है यहाँ पे ये q लिखा हुआ है और q का डेरिवेटिव आपने निकालना है x के लिहाज से, x के लिहाज से निकालना है तो x वेरिएबल है, y कांस्टेंट, y स्क्वायर का 0, x का 1, ये तो हो गया। इसकी जगह आपने 1 सब्स्टिट्यूट करना है, इसकी जगह आपने 2x सब्स्टिट्यूट करना है, ये हो गया। अब आगे लिमिट्स, अब वही वाली बात है, अगर आपने y के लिहाज से पहले इंटीग्रेट करना है, अब यहाँ हम थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, जहाँ जिसके लिहाज से मर्जी कर लें पहले इंटीग्रेट, y के लिहाज से पहले इंटीग्रेट करना है तो y की लिमिट होगी इन टर्म ऑफ x, तो ये लाइन ड्रॉ करें इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग y, लाइन ड्रॉ करें इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग y। तो देखें मैथ्स लॉजिक बेस्ड है, ये ना लगे जी कि x स्क्वायर तो बड़ा लगता है तो अंडर रूट x छोटा, अब कहेंगे अंडर रूट x कहाँ से आ गया। देखें y की वैल्यू चाहिए, y स्क्वायर की नहीं, y स्क्वायर x था, यही है ना, y स्क्वायर x था तो y तो अंडर रूट x होगा। अब कहेंगे जी पॉजिटिव क्यों लिया भाई, यहाँ पे देख लें, ये जो आपके पास है ना, ये जो x एक्सिस से ऊपर जो y की वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक लॉजिक क्लियर हो, लॉजिक आप भी क्लियर करेंगे तो आपको नफरत हो जाएगी उस शख्स से जो कहता है ये ड्राई सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर भी उसकी हिदायत के लिए दुआ कीजिएगा, कोई बदला लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये वाली चीज आपके पास है तो यहाँ पे देख लें, ये लोअर लिमिट तो हो गई x की, ठीक होगी, क्योंकि ये यहाँ से निकल रहा है तो हमें चाहिए वैल्यू y की, y स्क्वायर x है लेकिन y चाहिए तो y हो जाएगा अंडर रूट x पॉजिटिव, क्योंकि आपके पास x एक्सिस से ऊपर जो y होता है पॉजिटिव होता है, ये हो गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो आपके पास बनती है x की 0 बनती है, यहाँ पे 1 1। पहले मैं जरा ये बता दूं, ये 0 0 1 1 ये इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से आता है। अब देखिए सिंपल स्टेप्स हैं, छोड़े जा रहे हैं, लेकिन आप ये तो साफ नजर आ रहा है, यहां से तो वैसे ही नजर आ रहा है कि ऑरिजिन में से पास कर रहा है, और वैसे भी देख लें 0 0 इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी करता है। लेकिन फिर भी अगर ये करना चाहते हैं आप तो देखें बड़ा सिंपल है, सिंपल इस तरह से है कि यहाँ पे कर लें आप y स्क्वायर इज इक्वल टू x4, इसको कर लें y स्क्वायर इज इक्वल टू x4, अब y स्क्वायर को x से रिप्लेस कर दें तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू x4। एक तो साफ नजर आ रहा है यहाँ से कि या तो आपके पास हो जाएगा जी x0 तो यहाँ से y0 आ रहा है, एक तो मैंने कर दिया। दूसरा जो आपके पास आ जाएगा, दूसरा फैक्टर आपके पास वो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 1 के जब फैक्टर बनाएंगे तो एक फैक्टर होगा x माइनस 1, x माइनस 1 को 0 करें तो x1 तो y1, मैंने कर दिया, 1 से 1 कर दिया, ये आप लिख के कर लीजिएगा, एक चीज तो ये हो गई, इसलिए ये 1 1 तो ये 0 0, तो x की वैल्यू यहाँ से 0 2 1, तो ये वाली आपके पास आ गई, ठीक हो गया। अब दूसरा मैंने कहा था मैथ्स लॉजिक बेस्ड है, नीचे वाला x स्क्वायर है, और वैसे भी देख लें जब एक नंबर 1 से छोटा होता है ना, जितनी बड़ी उसकी पावर होती है वो उतना ही छोटा जाता है, तो एक्स स्क्वायर देख लें बड़ी पावर है, ये ज्यादा छोटा होगा, और अंडर रूट एक्स जो होगा कम छोटा होगा। ये एक और मैंने लॉजिक दी थी, तो अब देखें इतनी मैं लॉजिक्स देता हूँ, मैं चाहता हूँ आप 4-5 लॉजिक्स और निकालें, यानी कि सर्वर लॉजिक्स, ये तो मेरे दिमाग में आती है, मैं बोल देता हूँ, कई बार रैंडम बोल देता हूँ। तो अब रह गया जी इसको इंटीग्रेट करके, ये आपने खुद चेक करना है, यहाँ पे नहीं किया हुआ, लेकिन एक चीज बता दूं,
आपने जब y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है तो 1 माइनस 2x सारा कांस्टेंट है, और या तो अपर लिमिट आएगी अंडर रूट एक्स, लोअर लिमिट आएगी एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2x। गौर से सुने, 1 माइनस 2x टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2x और टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। दो टर्में यहाँ है, दो टर्में आ गई हैं, कौन कौन सी? अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इन दो को उन दो से हिट कर दीजिएगा और 0 to 1 इंटीग्रेट कर दीजिएगा एक्स के लिहाज से, 1/30 बड़ा आसानी से आ जाएगा, बहुत आराम से आ जाएगा, कर लीजिएगा। ले जी, इसमें तो मैं कहूंगा अगर वो कर लें तो इसको प्लीज ट्राई करें, ये ना देखें कि ग्रेडेड असाइनमेंट का हिस्सा है कि नहीं, इसको ट्राई करें। लिखा है विदाउट यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, सॉल्यूशन तो पहले आपके पास है, उसको मत देखिएगा। मैं इसलिए कंफर्टेबल करता हूं कि देखें हर वक्त टीचर अवेलेबल नहीं होते, पहले खुद ट्राई करें, नहीं समझ आता फिर वहां से देखें, ठीक है जी। तो ये सारा वही है, लेकिन आपने ग्रीन्स थ्योरम के बगैर करना है, यानी कि इसको वैल्यूट करना है। अब सोचिएगा कैसे कर सकते हैं, इसका मैं कुछ नहीं बता रहा, इसको वैल्यूट करना है कि जी वो राइट साइड वाली जो डबल इंटीग्रल उसको तो हमने इस्तेमाल ही नहीं करना, इसको कैसे करें, सोचना ही पड़ेगा ना। ऊपर से सी तो है, लेकिन सी के अंदर मजीद दो कर्व्स हैं, दो पैराबोलास हैं, सोचना तो पड़ेगा। लेकिन एक मोटिवेशन हो गई होगी कि क्या, कि ग्रीन्स थ्योरम से करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे चले थोड़ा भंडा फोड़ ही देता हूँ, एक पैराबोला पे अलग करना पड़ेगा, दूसरे पैराबोला पे अलग करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हालांकि ग्रीन्स थ्योरम से जो आपने वो डबल इंटीग्रल वैल्यूट किया था उसमें कोई इस तरह से मतलब है कि कहना चाहिए पार्टीशन नहीं थी कि एक इंटीग्रल दूसरा इकट्ठा ही हो गया था। बाकी इनमें से जितने क्वेश्चन है मैं तो कहूँगा सारे करें, ताकि आपको जो ग्रेडेड असाइनमेंट मिले, जो मिल चुकी है बल्कि, उसको सॉल्व करना आसान हो जाए। इनको देखेगा जरूर, समझिएगा जरूर, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर खत्म हो गया, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ग्रीन्स थ्योरम को मैंने अगले लेक्चर में इस्तेमाल करना है, और प्लीज ये अब आपके दिमाग में होना चाहिए। बेशक मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा, लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए। तो अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 18 में।